तो ये बेटा चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 4 ISDN के बारे में है। तो ISDN में हमने जो लास्ट क्लास में इस चैप्टर में जो टॉपिक डिस्कस किया वो दो टॉपिक थे। एक था कि ISDN के ऊपर चैनल्स कौन कौन से हैं, तो हमने बात की बी चैनल एंड डी चैनल। तो इनके ऊपर हमने बात की कि जो डी चैनल है वो सिग्नलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। जब दो लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो उनका कनेक्शन बनाने के लिए डी चैनल को इस्तेमाल किया जाता है। और डी चैनल की कैपेसिटी कितनी है, ये 16 केबी का भी हो सकता है और 64 केबी का भी हो सकता है। फिर हमने बात की थी बी चैनल की। तो जो बी चैनल है वो यूज़र डाटा को एक्सचेंज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब डी चैनल हमें कनेक्शन बना के दे देगा तो फिर हम बी चैनल के थ्रू अपना डाटा शेयर करना शुरू कर देते हैं। अब बी चैनल की कैपेसिटी कितनी है, ये हमने बात की थी कि 1 बी चैनल इज इक्वल टू 64 kbps। एक बी चैनल की स्पीड इतनी है। तो इसमें हमने जो मेन बात की थी वो ये थी कि ISDN से पहले जो एनालॉग मॉडेम थे वहाँ पे जो मैक्सिमम स्पीड दी जाती थी वो 50 kb तक स्पीड मिलती थी हमें। लेकिन जब ISDN आ गया तो इसके अंदर हमने चैनल्स का कंसेप्ट लेके आए। तो एक चैनल की जो कैपेसिटी या एक चैनल पे जो स्पीड मिल रही थी वो 64 kb की स्पीड मिल रही थी। तो इसमें फिर हमने कहा हम डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो दो तरह की सर्विसेज, एक BRI और एक PRI। तो हमने कहा कि जो BRI सर्विस है वो स्मॉल बिजनेस के लिए या फिर होम यूजर्स के लिए इस्तेमाल करेंगे। और उसके अंदर हमारा हमने जो फार्मूला सीखा वो हमने कहा कि 2B प्लस डी, दो बी चैनल इकट्ठे मिला दें और एक डी चैनल, तो इतनी जो है वो स्पीड प्रोवाइड की जाएगी एक यूज़र को, जो होम यूज़र होगा या फिर स्मॉल बिजनेस होगा जिसका। तो अब वो 2B चैनल्स को अगर मिलाएं तो एक बी चैनल की स्पीड कितनी हमने बताई अभी 64, तो 2B चैनल की स्पीड कितनी होगी 128 kb। अब इसी तरह हमने कहा कि आप इन बी चैनल्स को ज़्यादा यूज़ करके जितनी चाहे स्पीड मैक्सिमम आप ले सकते हैं। तो अब हमने कहा कितने बी चैनल इकट्ठे किए जा सकते हैं, तो फिर हमने कहा कि PRI की सर्विस को देखिए। तो वहाँ पे हमने कहा कि हमारे पास PRI में दो तरह की सर्विसेज दी जाएंगी, एक T1 लाइंस के ऊपर और एक E1 लाइंस के ऊपर। जो T1 लाइंस हैं वो नॉर्थ अमेरिका और जापान के अंदर हैं और वहाँ पे कितना डाटा प्रोवाइड या कितनी स्पीड प्रोवाइड की जाती है 23B प्लस डी। तो 23B चैनल्स को जब मिलाया तो वो ऑलमोस्ट 1.5 MB के राउंड अबाउट स्पीड मिलना शुरू हो गई। और जब हमने बात की T1 लाइन्स के ऊपर, मैंने कहा था ये T1 और E1 ये ट्रांसमिशन मीडियम होते हैं। तो जो E1 ट्रांसमिशन मीडियम है ये पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और कुछ दूसरे कंट्रीज के अंदर, यूरोप के अंदर चल रही है। तो यहाँ पे जो स्पीड प्रोवाइड की जाती है PRI की सर्विस में वो 30B प्लस डी की स्पीड थी। तो अब 30B को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ऑलमोस्ट आपके पास 2 MB की स्पीड मिलेगी। तो लास्ट क्लास में हमने चैनल्स की बात की, बी चैनल एंड डी चैनल, और उसके बाद फिर हमने सर्विसेज की बात की, BRI की सर्विस और PRI की सर्विस। आज बेटे जो हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक, ये चैप्टर नंबर 4 आज यहाँ पे एंड होगा और उसके साथ ही फिर हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर देंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें ये फंक्शन ग्रुप क्या होता है और रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। बेसिकली आज हम कुछ इंटरफेसेस की बात करेंगे। अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें तो आपने पढ़ा था कि ISDN के अंदर डिवाइसेस कौन सी हैं, TE और NT डिवाइसेस की बात आपने की थी। TE टर्मिनल इक्विपमेंट, TE1 और TE2 की आपने बात की थी। थोड़ा सा याद करें, हमने कहा था TE1 ISDN सपोर्टेड डिवाइसेस हैं, वो डिजिटल डिवाइसेस हैं, जबकि TE2 वही पुरानी एनालॉग डिवाइसेस हैं। तो ये TE1 और TE2 थी। उसके बाद फिर हमने NT1 और NT2 की बात की थी, नेटवर्क टर्मिनल 1 और नेटवर्क टर्मिनेशन पॉइंट 2। तो इनके ऊपर हमने बात की थी। अब ये जब डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करती है ना, तो हमने कहा था कि अगर ISDN TE1 डिवाइस होगी ना तो वो डायरेक्टली NT1 के साथ कम्युनिकेट करना शुरू कर देती है या NT2 के साथ। तो उसमें बेटा हमने ये देखा था कि कुछ इंटरफेसेस की आज हम बात करेंगे कि जब एक TE2 टर्मिनल अडाप्टर से बात करती है तो कौन सा इंटरफेस यूज कर रही होती है, जब टर्मिनल अडाप्टर NT2 के साथ बात करता है तो कौन सा इंटरफेस यूज करता है, फिर NT2 NT1 के साथ कम्युनिकेट करता है वहां पे कौन सा इंटरफेस यूज होता है।
और NT2 जो है वो जब एक्सचेंज के साथ कम्युनिकेट करता है तो फिर कौन सा टर्मिनल इंटरफेस यूज होता है। 4 इंटरफेसेस की बात करेंगे हम आज। RSTU, तो ये 4 डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर इंटरफेसेस की को यूज करके हम कम्युनिकेशन करते हैं। तो यहाँ से आज बात स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले है कि ये फंक्शन ग्रुप क्या होते हैं और रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। ये दो चीज़ें हैं डिफरेंट। अब इस बात को अगर आप सिंपल समझें तो नेक्स्ट वाली स्लाइड को पहले देख लीजिए। उसने एक एक लाइन में डेफिनेशन दी है कि ये फंक्शन ग्रुप क्या होता है। तो कह रहा है कि अ सेट ऑफ फंक्शंस implemented by a device and software। बेटा CPE के अंदर कस्टमर प्रीमिसेस इक्विपमेंट के अंदर जितनी डिवाइसेस पड़ी हैं, जितना हार्डवेयर पड़ा हुआ है, जो सॉफ्टवेयर यूज किया जा रहा है, वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो वो फंक्शंस जो CPE के अंदर डिवाइसेस परफॉर्म कर रही होती हैं, उन फंक्शंस को, वो मल्टीपल फंक्शंस होते हैं डिफरेंट तरह के, तो कहता है उन फंक्शंस को हम फंक्शन ग्रुप का नाम दे देते हैं। तो ये हमने बात की, मल्टीपल फंक्शन है जो परफॉर्म करेंगी डिवाइसेस कहाँ पे, CPE के अंदर, कस्टमर प्रीमिसेस इक्विपमेंट के अंदर। अब वो जो इतने ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं, उन फंक्शंस को हम नाम देते हैं फंक्शन ग्रुप का नाम दे देते हैं। ज़्यादा है ना, तो फंक्शन ग्रुप कह दिया। तो अब रेफरेंस पॉइंट क्या हुआ, तो वो कह रहा था इंटरफेस बिटवीन टू फंक्शन ग्रुप। इंटरफेस का वर्ड देके मैंने आपको बताया आज हम इंटरफेसेस की बात करेंगे। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि द इंटरफेस बिटवीन टू फंक्शन ग्रुप्स। अब हमने कहा ना मल्टीपल फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं, तो दो फंक्शन ग्रुप्स के दरमियान जो एक इंटरफेस होगा, एक डिवाइस जैसे TE1 है और एक NT1 है, तो ये दोनों डिवाइसेस अपने अपने फंक्शन परफॉर्म करती हैं। तो ये फंक्शन ग्रुप है इनके। लेकिन ये आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगी, वो किस इंटरफेस के थ्रू आपस में कम्युनिकेट करके वो दोनों फंक्शन परफॉर्म करेंगी। तो वो जिस इंटरफेस पे आपस में कम्युनिकेशन करेंगी, उस इंटरफेस को रेफरेंस पॉइंट का नाम दिया जाता है। तो वो कह रहा है इसमें क्या क्या, इंक्लूडिंग केबलिंग डिटेल्स। इसमें केबल्स की डिटेल भी आज हम देखेंगे कि ये वाली डिवाइस इसके साथ कम्युनिकेट करती है, तो केबल कौन सी और इंटरफेस कौन सा। तो बेसिकली वो जो केबल है ना, उसी को हम इंटरफेस का आज हम नाम दे देंगे। और हम कहेंगे देखेंगे डिफरेंट डिवाइसेस के दरमियान जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म होते हैं, इस इंटरफेस के थ्रू या इस रेफरेंस पॉइंट के थ्रू वो आपस में कम्युनिकेट करती हैं। इसी की अब थोड़ी सी डिटेल यहाँ पे देख लें कि फंक्शन ग्रुप, आज की पहली स्लाइड थी कि फंक्शन ग्रुप और रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। तो कह रहा था ISDN स्पेसिफिकेशंस आइडेंटिफाई द वेरियस फंक्शंस दैट मस्ट बी परफॉर्म टू सपोर्ट कस्टमर प्रीमिसेस इक्विपमेंट। तो कस्टमर प्रीमिसेस इक्विपमेंट के अंदर डिफरेंट तरह के फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं, जिनको हम फंक्शन ग्रुप का नाम देंगे। ISDN यूजेस द टर्म फंक्शन ग्रुप। अब ये वही बात कर रहा है सेकंड कि ISDN में इन फंक्शंस को हम फंक्शन ग्रुप का टर्म यूज करेंगे यहाँ पे, टू रेफर टू अ सेट ऑफ फंक्शंस दैट अ पीस ऑफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मस्ट परफॉर्म। किसी भी CPE के अंदर जितनी डिवाइसेज जो फंक्शन परफॉर्म करती हैं, वहाँ पे हम एक टर्म यूज करेंगे कि फंक्शन ग्रुप। कि फंक्शन ग्रुप है जो यहाँ पे परफॉर्म किया जा रहा है। कौन परफॉर्म करता है, कोई भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर हो सकता है वहाँ पे। बिकॉज द ITU बेटा एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो ये डिफरेंट तरह के स्टैंडर्ड सेट करती है। तो ये वो कह रहा है कि बिकॉज द ITU wanted several options for customer, it defined several different function groups। तो कह रहा है क्योंकि कस्टमर के लिए हमने सेवरल ऑप्शंस परफॉर्म वो उसको देनी है, डिफरेंट वो काम कर सकते हैं डिवाइसेस के थ्रू, तो फिर ये फंक्शंस भी तो डिफरेंट तरह के होंगे ना। तो इसलिए वो कह रहा है कि इस वजह से हम इन फंक्शंस को जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म किए जा रहे हैं उनको फंक्शन ग्रुप का नाम दे देंगे। because the function group might be implemented by separate products, possibly even from different vendors। The ITU इसका कंप्लीट नेम ITUT है, इस तरह का कुछ यहाँ पे ITU लिखा हुआ है। Needed to explicitly define the interfaces between the devices that perform each function। अब बेटा वो ये बात कर रहा है कि अब वो डिवाइसेस ने तो फंक्शन परफॉर्म करने हैं, तो हमने कहा वो फंक्शन ग्रुप हैं। अब ये डिफरेंट डिवाइसेस आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगी, इन फंक्शन ग्रुप के दरमियान जो कम्युनिकेशन होगी वो आपस में कैसे डिवाइसेस करेंगी। तो कहते हैं डिफरेंट इंटरफेस इस्तेमाल किए जाएंगे। तो इन इंटरफेसेस को हम रेफरेंस पॉइंट का, देयरफॉर ISDN यूजेस द टर्म रेफरेंस पॉइंट टू रेफर टू दिस इंटरफेसेस बिटवीन टू फंक्शन ग्रुप। अब दो फंक्शन ग्रुप के दरमियान, अब देखें ना, TE1 डिवाइस है और उसके अपने फंक्शन हैं, वो जो NT1 डिवाइस है वो अपने फंक्शन परफॉर्म करती है। अब TE1 के भी फंक्शन ग्रुप हैं,
और NT1 के भी फंक्शन ग्रुप हैं। अब ये डिफरेंट फंक्शंस आपस में डिवाइसेस कैसे कम्युनिकेट करती हैं? इंटरफेस के थ्रू करती हैं। इंटरफेस क्या? वो केबल जिसके जरिए हमने कनेक्ट किया और केबल के ऊपर हमने कहा इंटरफेसेस। कौन से? 4 इंटरफेसेस में कोई एक चल रहा होगा, RSTU, ये 4 इंटरफेस होंगे। तो अभी हम देखेंगे कि कहाँ पे कौन सा इंटरफेस चल रहा होता है। तो बेटा इन 2 स्लाइड्स में हमने सीखा फंक्शन ग्रुप क्या होता है और रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। अब यहाँ पे उसने बताया कि फंक्शनल डिवाइसेस, नेटवर्क टर्मिनेटर 1, यहाँ पे अब वो बताना शुरू कर देगा कि देखें इस डिवाइस और इस डिवाइस के दरमियान कौन सा इंटरफेस इस्तेमाल हो रहा है। तो 4 नाम याद रखें, R इंटरफेस, S इंटरफेस, T इंटरफेस और U इंटरफेस। अब इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम खुद सोचते हैं। मैंने ISDN का कनेक्शन लिया एक्सचेंज से, तो लोकल लूप कहाँ से लेके कहाँ तक? लोकल लूप होगा एक्सचेंज से लेके मेरे घर तक, जो वायर आ रही है वो लोकल लूप है। अब इस लोकल लूप के ऊपर आप देखें तो बेटा जो एक्सचेंज की तरफ से सिग्नल आ रहा है ना, वो मेरे घर में जो डिमार्केशन पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है? वो हमने कहा था, अभी आप यहाँ पे पढ़ेंगे ना, तो हमने कहा था एक NT1 डिवाइस होती है, एक NT2, लेकिन मॉडर्न कुछ डिवाइसेस बनाएगी तो उनके अंदर NT1 और NT2 दोनों की फंक्शनैलिटी है एक ही डिवाइस के अंदर हमने रख दी। तो अब हम कहते हैं कि जो सिग्नल एक्सचेंज से आएगा वो सबसे पहले NT2, मेरे घर में जब वो सिग्नल आएगा उस वायर के थ्रू, तो सबसे पहले जो उसको वेलकम करेगी वो NT2 डिवाइस पड़ी होगी। अब वो एक्सचेंज और NT2 डिवाइस के दरमियान ये जो कम्युनिकेशन हो रही है कौन से इंटरफेस के थ्रू हो रही है? तो आप यहाँ पे पढ़ेंगे U इंटरफेस के थ्रू हो रही होती है। अब NT2 डिवाइस आगे NT1 डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करती है। तो NT2 और NT2 जो आपस में कम्युनिकेट करती हैं वो कौन से इंटरफेस के थ्रू करती है, इस पे बात करेंगे। अब NT के साथ आगे 2 तरह की डिवाइसेस अटैच हो सकती हैं CP के अंदर, या तो वो TE1 डिवाइसेस होंगी या TE2 डिवाइसेस होंगी। अगर TE1 डिवाइस है तो फिर जो NT1 डिवाइस है वो TE1 के साथ कौन से इंटरफेस के थ्रू कम्युनिकेट करती है। और अगर TE2 डिवाइस है तो फिर NT1 जो है वो डायरेक्ट तो नहीं TE2 के साथ कम्युनिकेट करती। जो NT1 है वो दरमियान में अडाप्टर लगा होता है और उस अडाप्टर के साथ कौन से इंटरफेस के ऊपर कम्युनिकेट करती है, और वो अडाप्टर फिर आगे जाके किसी जो TE2 है उसके साथ कम्युनिकेट करता है। अब ये जो मैंने सारी आपको बात सुनाई, इसको पहले डायग्रामेटिकली देख लें एक दफा। जब हम देखेंगे तो फिर हम इन स्लाइड्स को पढ़ेंगे तो हमें ज्यादा समझ आना शुरू हो जाएगी। तो ये जो अभी मैंने बात की, ये देखें इंटरफेसेस की बात, RSTU, ये 4 इंटरफेसेस हैं जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे। अब ये इंटरफेस कहाँ कहाँ पे कब कब इस्तेमाल होते हैं ये उसने सारी डिटेल लिखी है, लेकिन हम डायग्राम से सीखते हैं इसको। डायग्राम इस एंड के ऊपर है, ये देखें जरा। यहाँ पे बेटा देखें इस स्लाइड के अंदर स्विच नेटवर्क आप समझें कि ये ISDN का नेटवर्क है जो क्लाउड सा बना हुआ है। ठीक है, सबसे नीचे वाली आप देखें, सबसे नीचे वाली 3 है ना, पहले ऊपर एक क्लाउड है, फिर सेंटर में, फिर सबसे नीचे। सबसे नीचे वाले को देखें, आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब ये जो क्लाउड है आप ये समझें कि ISDN स्विचेस हैं, तो अब वो जो ISDN स्विच है ये एक्सचेंज के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, एक एक्सचेंज है, तो जो क्लाउड के लेफ्ट साइड पे जो एक ISDN स्विच लिखा हुआ है, ये समझिए कि एक्सचेंज है जहां से मैंने कनेक्शन लिया। अब उस एक्सचेंज से लेके मेरे घर में जो सिग्नल आ रहा है वो कह रहा है कि वो सबसे पहले जो उसको यहाँ पे आ रहा है वो NT1 डिवाइस को मिल रहा है। तो अब यहाँ पे देखें जरा, एक्सचेंज से सिग्नल निकला और मेरे घर में जो डिमार्केशन पॉइंट था NT1, यहाँ पे उसने इनको सेपरेट किया हुआ है, लेकिन जब आप स्लाइड्स में पढ़ेंगे तो वो कहेगा कुछ जगह पे ये इकट्ठे भी होता है। तो अब ये देखें, एक्सचेंज से जब सिग्नल आएगा लोकल लूप के ऊपर तो NT1 डिवाइस को आके मिलेगा मेरे घर में जो डिवाइस रखी हुई है ISDN वालों ने। तो ये किस इंटरफेस के ऊपर? U इंटरफेस के ऊपर कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। इसी तरह जब NT1 डिवाइस NT2 डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करती है तो वो T इंटरफेस के थ्रू कम्युनिकेट कर रही होती है। अब NT2 जो है वो अब कम्युनिकेट करेगी TE डिवाइसेस के साथ। तो बेटा डिवाइसेस तो 2 तरह की हो सकती हैं, या तो वो TE1 डिवाइसेस होंगी या TE2। तो जरा सेंटर वाली लाइन में देखें, अगर तो NT2 कम्युनिकेट करेगी TE1 डिवाइस के साथ तो डायरेक्ट वो कम्युनिकेट करेगी और S इंटरफेस को यूज कर रही होगी। लेकिन अगर NT2 डिवाइस, अब नीचे वाली डायग्राम में आ जाए, वो जो नीचे वाली एक रो बनी है, अगर NT2 डिवाइस जो है वो TE2 डिवाइस टेलीफोन सेट पड़ा हुआ है उसके साथ कम्युनिकेट करेगी, तो हमने कहा था TE2 डायरेक्टली नहीं कम्युनिकेट कर सकती NT2 के साथ, तो दरमियान में फिर अडाप्टर लगाना पड़ता है।
तो वो जो NT2 है वो TA के साथ, टर्मिनल अडाप्टर के साथ S इंटरफेस के थ्रू ही कम्युनिकेट करेगी। अब अडाप्टर जो है वो और TE2 डिवाइस के दरमियान जो कम्युनिकेशन होगी वो R इंटरफेस के ऊपर होगी। अब ये डायग्राम अगर आपको समझ आ गई तो अभी पीछे जो 4, 5, 6 स्लाइड गुजरेंगी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो सारी की सारी इसी के ऊपर डिस्कस करेंगी। अगर आप इस डायग्राम को अच्छे से याद रख लेते हैं तो उनको आप पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ आती जाएगी। यहाँ पे आप देखें कि ISDN स्विच और NT1 के दरमियान, NT1 कहाँ पे है, ये कस्टमर के घर में जो डिवाइस रखी हुई है ये वो डिवाइस है। तो एक्सचेंज और NT1 के दरमियान किस इंटरफेस के ऊपर, यू इंटरफेस के ऊपर। NT1 और NT2 के दरमियान T इंटरफेस के थ्रू कम्युनिकेशन। NT2 और अगर ऊपर वाली आप डायग्राम देख लें सेंटर में जो है टेलीफोन सेट पड़ा हुआ है TE1 डिवाइस, तो अगर ये डिजिटल डिवाइस पड़ी हुई है तो फिर NT2 डायरेक्टली कम्युनिकेट करती है उसके साथ किस इंटरफेस के ऊपर, S इंटरफेस के थ्रू। लेकिन अब अगर हमने कहा TE2 डिवाइस, नीचे वाली डायग्राम में देखें TE2 डिवाइस है तो फिर क्या होगा, तो कहता है फिर NT2 डायरेक्ट नहीं कम्युनिकेट करेगी इसके साथ। NT2 जो है वो मैसेज करेगी, दरमियान में अडाप्टर लगा होगा, तो NT2 मैसेज करेगी टर्मिनल अडाप्टर को किस इंटरफेस के ऊपर, S इंटरफेस के ऊपर। और अब TA जो टर्मिनल अडाप्टर है वो कम्युनिकेट करेगा TE2 डिवाइस के साथ, और वो कौन सा इंटरफेस है, R इंटरफेस। तो RSTU ये 4 इंटरफेसेस हैं, ये डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर डिफरेंट डिवाइसेस के फंक्शन ग्रुप के दरमियान कम्युनिकेशन करवाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब इसी चीज़ को हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। अभी हमने डिस्कस किया था फंक्शन ग्रुप और रेफरेंस पॉइंट। फंक्शन ग्रुप मैंने बताया कि हर डिवाइस जो फंक्शन परफॉर्म करती है वो उसका फंक्शन ग्रुप होता है, और किस इंटरफेस के थ्रू करती है वो इंटरफेस को हम रेफरेंस पॉइंट का नाम देते हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि फंक्शनल डिवाइसेस, दरमियान में बेसिकली NT1 और NT2 ये सारी की सारी फंक्शनल डिवाइसेस हैं जिनके ऊपर कम्युनिकेशन हो रही होती है। तो फर्स्ट पॉइंट को पहले हम रीड करते हैं। क्या हुआ कि द नेटवर्क टर्मिनेटर 1, द नेटवर्क टर्मिनेटर 1 NT1 इज द डिवाइस, ये एक ऐसी डिवाइस है दैट कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विद द सेंट्रल ऑफिस स्विच। अब बेटा देखो कह रहा है कि NT1 डायरेक्टली कम्युनिकेट करती है सेंट्रल ऑफिस स्विच के साथ। अभी आपने वहां पे देखा था ना, ऑफिस स्विच और NT1 के दरमियान डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रही थी। द NT1 receives a U interface connection from the phone company। अब फोन कंपनी और NT1 के दरमियान जो कम्युनिकेशन हो रही है कौन से इंटरफेस के ऊपर, U इंटरफेस के ऊपर कम्युनिकेशन हो रही है। इसी बात को अगर आप डायग्राम से एक दफा देख लें तो आपको फिर ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। ये देखें फोन कंपनी ISDN स्विच है और इसके दरमियान, और जो NT1 डिवाइस है इसके दरमियान डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रही है, डायरेक्टली कनेक्टेड है, और किस इंटरफेस के थ्रू, यू इंटरफेस के थ्रू कम्युनिकेशन हो रही है। इसी बात को अब आप वहां पे रीड करें तो बार बार अब नहीं मैं वहां पे लेके जाऊंगा, एक दफा मैंने बताया, अब आप देखते जाएंगे उसी तरह इसको डिस्कस कर रहे हैं। नेटवर्क टर्मिनेटर NT1 डिवाइस ये एक ऐसी डिवाइस है दैट कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विद द सेंट्रल ऑफिस स्विच, वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रही है उसके साथ किस इंटरफेस के ऊपर, द NT1 receives a U interface connection from the phone company and puts to a T interface connection to the NT2 डिवाइस। अब उसने ये पूरी बात कर दी है कि जो NT1 है जो एक्सचेंज के साथ कम्युनिकेशन करती है वो U इंटरफेस के थ्रू करती है। अब NT2 के आगे कौन सी डिवाइस लगी है, NT2 डिवाइस लगी हुई है, तो कह रहा है NT2 के साथ वो कौन से इंटरफेस के थ्रू कम्युनिकेट करती है, तो वो कह रहा है कि पुट्स आउट अ T interface connection for the NT2 which is often in the same piece of physical hardware। वो कहते हैं वो सेम हार्डवेयर भी हो सकता है। अब हमने यहाँ पे ये बात सीखी कि फोन कंपनी और NT1 के दरमियान जो कम्युनिकेशन है वो डायरेक्ट है और वो यू इंटरफेस के थ्रू। अब NT2 आगे जब कस्टमर डिवाइसेस की तरफ TE डिवाइस की तरफ सिग्नल लेके जा रही होती है तो फिर रास्ते में NT2 के आगे जाके NT2 डिवाइस आ जाती है NT1 के बाद। तो कह रहा है अब NT1 और NT2 के दरमियान कम्युनिकेशन किस तरह हो रही है, कह रहा है T इंटरफेस के थ्रू कम्युनिकेशन हो रही है। अब उसने यही बात कही है, the NT1 handles the physical layer responsibilities of the connection including physical and electrical termination, line monitoring and diagnostics and multiplexing of D and B channels। तो यहाँ पे उसने बात की है कि ये जो हमारे पास NT1 डिवाइसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या हैं। तो कह रहा है फिजिकल लेयर जो होती है ना OS मॉडल की, हमने कहा था 7 लेयर्स हैं, तो लेयर 1 फिजिकल लेयर होती है, तो वो फिजिकल लेयर सिग्नल्स के रिलेटेड काम कर रही होती है। तो ये उसने बात की कि फिजिकल लेयर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इलेक्ट्रिकल टर्मिनेशन है, लाइन मॉनिटरिंग है, डायग्नोस्टिक्स
डायग्नोस्टिक्स है, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंटी वन डिवाइस की होती है। फिर एंटी टू डिवाइस के बारे में बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि द नेटवर्क टर्मिनेटर 2 sits between an anti-1 device and any terminal equipment or adapter। वो कह रहा है कि ये जो हमारे पास anti-2 है, ये कहाँ पे होती है, anti-1 और दूसरी साइड पे अडाप्टर पड़ा होता है। अब आप इस चीज को डायग्राम से देख लें, anti-2 कहाँ पे है, डायग्राम से देखिए तो anti-2 कहाँ पे है। वो कह रहा है कि anti-2 किस किस के दरमियान है, एक साइड पे anti-1 है और दूसरी साइड पे वो नीचे वाली डायग्राम को, सबसे नीचे वाली जो लाइन है वहां पे देखेंगे आप, सारा कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। anti-2 कहाँ पे है, कहता है किसके सेंटर में पड़ी हुई है, एक साइड पे तो देखिए राइट साइड पे anti-1 डिवाइस है और लेफ्ट साइड पे टर्मिनल अडाप्टर है। तो कहता है कि ये इन दोनों के दरमियान पड़ी होती है, anti-1 और अडाप्टर के दरमियान anti-2 डिवाइस पड़ी होती है। अब बेटा देखें anti-2 जो है वो anti-1 के साथ किस तरह कम्युनिकेट करेगी, U इंटरफेस के थ्रू करेगी, और anti-2 TA के साथ किस तरह कम्युनिकेट करेगी, S इंटरफेस के थ्रू करेगी। इसी बात को उसने वहां पर लिखा हुआ है जिसको हम अभी देख करते हैं। वो कह रहा है कि द anti-2 accepts a T इंटरफेस फ्रॉम द anti-1। अब वो कह रहा है कि anti-2 जब anti-1 के साथ कम्युनिकेट करती है T इंटरफेस के थ्रू कर रही होती है, एंड प्रोवाइड्स एन एस इंटरफेस, और आगे की सिर्फ आगे एस इंटरफेस के थ्रू कम्युनिकेट करती है, और आगे तो अडाप्टर पड़ा होता है ना, या फिर वहां पे डायरेक्ट कोई डिजिटल डिवाइस पड़ी होती है जी। अगर तो TE1 डिवाइस आगे पड़ी हुई है तो डायरेक्टली एस इंटरफेस के थ्रू उसके साथ कम्युनिकेट कर रही होती है। लेकिन अगर वहां पे TE2 डिवाइस है तो फिर दरमियान में अडाप्टर लगा होता है, तो फिर अडाप्टर के साथ वो कम्युनिकेट करती है। ठीक है कि इन मोस्ट स्मॉल इंस्टॉलेशंस the anti-1 and anti-2 functions resides in the same piece of hardware। कहता है अक्सर अब हमारे पास जो डिवाइसेस बाद में बनाई गई उसमें anti-1 और anti-2 ये दोनों की जो स्पेसिफिकेशंस हैं एक ही हार्डवेयर के अंदर हमने इकट्ठी करके रख दी। इन लार्ज इंस्टॉलेशन इंक्लूडिंग ऑल PRI इंस्टॉलेशन, प्राइमरी रेट इंटरफेस आपने भी वो पढ़ी थी सर्विस, आ सेपरेट anti-2 में भी यूज। कहता है कि जो स्मॉल हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन हैं वहाँ पे एक ही डिवाइस होती है, वो anti-1 और anti-2 का काम कर रही होती है, जबकि जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हैं जहाँ पे PRI की सर्विसेज इस्तेमाल की जा रही हैं वहाँ पे anti-1 और anti-2 ये दोनों डिफरेंट होती हैं। anti-2 की क्या क्या जी, वो कह रहा है कि anti-2 हैंडल्स डाटा लिंक एंड नेटवर्क लेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज in SDN installations with many devices including routing and connection monitoring। तो ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। एक पॉइंट ये रह गया था कि ISDN नेटवर्क राउटर्स एंड डिजिटल प्राइवेट बॉक्स एक्सचेंजेस आर एग्जांपल्स ऑफ कॉमन anti-2 डिवाइसेस। बेटा यहाँ पे इस स्लाइड के अंदर हमने सीखा कि जो anti-2 डिवाइस है वो किस किस के साथ कम्युनिकेट करती है। तो हमने कहा उसकी एक साइड पे anti-1 डिवाइस होती है, दूसरी साइड पे या तो डायरेक्टली TE1 डिवाइस होगी, और अगर TE2 डिवाइस हुई तो फिर उसके साथ अडाप्टर होता है। तो ये उसने कहा कि जब anti-1 और anti-2 कम्युनिकेट करती हैं तो T इंटरफेस के थ्रू कर रही होती है, और जब हमारे पास anti-2 और एक अडाप्टर के दरमियान कम्युनिकेशन होती है तो वो S इंटरफेस के थ्रू हो रही होती है। तो अब उसने टर्मिनल अडाप्टर की बात की है। अब देखें जरा टर्मिनल अडाप्टर कहाँ पे होता है, ये TE2 और anti-2 के दरमियान होता है। तो वो ये कह रहा है कि दीज डिवाइसेस कनेक्ट TE2 डिवाइस विद एन ISDN नेटवर्क। अडाप्टर के थ्रू हम किसी भी एनालॉग TE2 डिवाइस को कनेक्ट करते हैं। द टर्मिनल अडाप्टर TA connects to the anti device using the S interface। उसने कहा कि TA जो anti के साथ कम्युनिकेट करता है वो S इंटरफेस के थ्रू, लेकिन जब वो TE2 के साथ करेगा टर्मिनल अडाप्टर तो वो R इंटरफेस के थ्रू करेगा, एंड कनेक्ट्स टू अ TE2 डिवाइस यूजिंग द R इंटरफेस। तो ये उसने वही बताया कि किस तरह करके कहाँ पे ये पड़ा होता है और किसके साथ किस इंटरफेस के थ्रू कम्युनिकेट करता है। Terminal adapters are often combined with an anti-1 for use with personal computer। Because of this, they are often referred to as ISDN modem। तो कह रहा है sometimes हम anti-1 डिवाइसेज होती हैं उसके साथ ही टर्मिनल अडाप्टर वाली, जैसे हमने कहा ना anti-1 और anti-2 एक ही हार्डवेयर के अंदर स्पेसिफिकेशन इकट्ठी करती जाती हैं। इसी तरह वो कहते हैं कि हम अक्सर जो है हमारे पास ये जो टर्मिनल अडाप्टर है इसको भी हम डिफरेंट पीसीज के अंदर anti-1 के अंदर कर देते हैं। दिस इज नॉट एक्चुअली एक्यूरेट बट TA डू नॉट परफॉर्म एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन लाइक मॉडम। कहते हैं कि ये हम नहीं कह सकेंगे कि वो फिर TA हमारे पास मॉडम है, वो तो मॉडम वाला काम anti-1 डिवाइस ही कर रही होती है, सिर्फ हमने वैसे स्पेसिफिकेशन ही करती थी। अब ये जो बातें उसने बताई हमें वहाँ पे, उनको कह रहे कि देखें ऊपर वाली डायग्राम में बेटा ये एक एक्सचेंज है जो क्रॉस सा बना हुआ है, ये एक एक्सचेंज है, एक्सचेंज डायरेक्ट anti-1 के साथ कम्युनिकेट कर रही होती है, और साथ ही दूसरी लाइन में उसने क्या बताया, एक्सचेंज anti-1 के साथ कम्युनिकेट करती है और anti-1 आगे anti-2 के साथ कम्युनिकेट कर रही होती है। तो ये उसने डिफरेंट बताया डायग्राम के थ्रू।
अब ये यूज होता है कि एक्सचेंज है वो NT1 के साथ, NT1 जो है वो टर्मिनल अडाप्टर, तो अगर हम NT1 और NT2 दोनों को एक ही जगह पे रख दें तो उनको हम कंबाइंड NT1 का नाम दे देते हैं। तो फिर उसने कहा कि NT1 और उसके बाद फिर आगे टर्मिनल अडाप्टर होगा किस सूरत में, अगर आगे TE2 डिवाइस पड़ी होगी। तो ये हमने बात की। इंटरफेसेस की बात की थी हमने कहा था कि रेफरेंस पॉइंट है इंटरफेसेस, तो ये हमने बता दिए। द ISDN स्टैंडर्ड defines several physical wiring interfaces but most users only need to be familiar with one or two। वो कहता है कि ये 4 इंटरफेसेस हैं लेकिन अक्सर यूजर्स को सिर्फ एक या 2 इंटरफेस का पता होता है। अब यू इंटरफेस मतलब यूजर इंटरफेस है, एस इंटरफेस सिस्टम इंटरफेस है, टी जो है वो टर्मिनल इंटरफेस है, आर जो है वो रेट इंटरफेस है। तो ये 4 इंटरफेसेस हैं। किस तरह करके, अब देखिए बेटा टी इंटरफेस कहाँ पे यूज होगा, तो अगर आप इसको डायग्राम से देख लें टी इंटरफेस कहाँ पे यूज हो रहा है, तो वो टी इंटरफेस यूज हो रहा है NT1 और NT2 के दरमियान कम्युनिकेशन करने के लिए टी इंटरफेस यूज हो रहा है। तो आप देखें जरा टी इंटरफेस को क्या बता रहा है, corresponds to a minimal ISDN network termination at a customer premises। customer premises के अंदर ये काम हो रहा होता है। it separate the network provider equipment from user equipment। वो NT1 और CPE के अंदर जो टर्मिनल इक्विपमेंट है वो कहता है इन दोनों के दरमियान सेपरेशन कर रहा होता है। और कहाँ भी इंटरफेस इस्तेमाल होता है, इंटरफेस बिटवीन NT1 एंड NT2। NT1 और NT2 के दरमियान कम्युनिकेशन करने के लिए टी इंटरफेस इस्तेमाल हो रहा होता है। इसी तरह आप बाकी भी पढ़ेंगे तो एस इंटरफेस मैंने बताया, ये कहाँ पे, ये TE1 और NT2 के दरमियान ये जो एस इंटरफेस है ये टर्मिनल इक्विपमेंट 1 और NT2 डिवाइस के साथ दरमियान कम्युनिकेशन के लिए। इसी तरह आर इंटरफेस ये टर्मिनल अडाप्टर और TE2 के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये हमने डिस्कस किया। और फिर यू इंटरफेस कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा होता है, तो यू इंटरफेस को भी देखें आप, अगर हम यहाँ पे स्लाइड्स में जाके चेक करें। नेक्स्ट, यू इंटरफेस वो बेटा NT1 और एक्सचेंज के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए। तो डायग्राम इसलिए बार बार साथ दिखा रहा हूँ कि आपने बस इस डायग्राम को अच्छे से समझ लेना है। अगर आपको ये समझ आ गई तो फिर आपसे अगर पूछा जाए कि बताएं आर इंटरफेस क्या होता है, तो फिर आप डिटेल खुद से लिख सकते हैं कि TE2 एनालॉग डिवाइसेस हैं, वो डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकती ISDN के साथ। तो ISDN के ऊपर तो जब हम डाटा भेजेंगे सबसे पहले आगे NT2 डिवाइस पड़ी होगी, तो ये जो TE2 है ये डायरेक्टली नहीं कनेक्ट की जा सकती उसके साथ, तो फिर क्या करते हैं दरमियान में अडाप्टर लगाया जाता है। तो फिर ये TE2 अपना डाटा भेजती है TE टर्मिनल अडाप्टर को, तो किस इंटरफेस के थ्रू, आर इंटरफेस के थ्रू भेज रही होती है। तो इस तरह करके आप यहाँ पे बता सकते हैं कि कौन सा इंटरफेस कहाँ पे। तो यू इंटरफेस की भी उसने बात की कि ये NT1 के दरमियान और दिस डिवाइस इज कॉल्ड अ नेटवर्क टर्मिनेशन डिवाइस, कहाँ पे इस्तेमाल होती है, ओनली अ सिंगल device can be connected to a U interface to a customer premises। तो जो एक्सचेंज से सिग्नल आ रहा होता है वो कस्टमर प्रेमिसेस इक्विपमेंट के अंदर CP के अंदर NT1 को मिलता है और U इंटरफेस के थ्रू मिलता है। तो ये हमने डिफरेंट इंटरफेसेस थे जिनके ऊपर बात की। अब ये फंक्शन ग्रुप हैं जी। TE1 क्या मतलब है इसका, क्या एक्रोनिम है, टर्मिनल इक्विपमेंट टाइप 1 है, ये इसकी डिस्क्रिप्शन बताई गई है, क्या काम करती है, ISDN कैपेबल है। TE1 डिजिटल डिवाइस होती है ना, तो ये कह रहे कि ISDN कैपेबल है। 4 वायर केबल है, जो डिजिटल डिवाइसेस हमने बात की वो 4 वायर होंगी, जो पुरानी थी वो 2 वायर थी, लेकिन जो न्यू डिजिटल डिवाइसेस आई वो 4 वायर थी। अंडरस्टैंड सिग्नलिंग एंड 2B+D। वो कहता है कि TE1 के ऊपर आप BRI की सर्विस ले सकते हैं। BRI में हमने कहा था ना कि ये 2B+D होता है। यूजेस एस इंटरफेस पॉइंट। अब ये TE1 जो है एक्सचेंज के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए एस इंटरफेस को इस्तेमाल कर रही होती है। तो अब डिफरेंट TE2 जो है वो है, क्या नाम है इसका पूरा, टर्मिनल इक्विपमेंट टाइप 2 है, ये इसका पूरा नाम है। इसके साथ फिर वो कह रहा है कि क्या क्या डिस्क्रिप्शन, तो ये जो अभी हमने डिस्कस की सारी बातें वो 1 बाय 1 उसने लिखी हुई है, तो इनको आप देख लीजिए। रेफरेंस पॉइंट भी हैं, ये आर इंटरफेस है कहाँ पे, TE2 और TA के दरमियान इस्तेमाल होता है। एस इंटरफेस कहाँ पे, ये TE1 और टी टर्मिनल अडाप्टर से लेके NT2 के साथ टी इंटरफेस, ये सारे इंटरफेसेस की डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। और इस डायग्राम से उसने ये सारी बात हमें समझा दी कि किस तरह करके डिफरेंट इंटरफेस डिफरेंट डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट कर रहा था। अब बेटा एक्सक्यूज मी देखिए, सर, जी जी क्वेश्चन करें। सर ये क्लाउड्स क्या क्या कह रहे हैं, ये क्या बता रहे हैं सर ये क्लाउड्स? क्लाउड्स बेसिकली आप ये समझें कि मैं गुजरांवाला में बैठा हूँ और लाहौर में कम्युनिकेशन करना चाहता हूँ। तो ये जो हमारे पास
टीई डिवाइस है ना लेफ्ट साइड पे नजर आ रही है, उसके साथ फिर NT1 NT2 इंटरफेसेस हैं, ये सारे समझे गुजरांवाला के अंदर हैं। और ये जो ISDN स्विच पहला लगा हुआ है ना, तो ये आप समझें कि ये गुजरांवाला की एक्सचेंज है। अब दूसरी साइड पे जो ISDN स्विच लगा हुआ है ना क्लाउड के दूसरी साइड पे, वो समझें कि ये लाहौर की एक्सचेंज है। अब गुजरांवाला की पीटीसीएल एक्सचेंज और दूसरी साइड पे लाहौर की पीटीसीएल एक्सचेंज, दरमियान में जो डिस्टेंस है यहाँ पे क्या होगा, राउटर लगे होंगे, कुछ और डिवाइसेस लगी होंगी, कुछ केबल्स लगी होंगी जो हमारा डाटा गुजरांवाला से लाहौर एक्सचेंज की तरफ लेके जाएंगी। तो ये जो दरमियान वाला हिस्सा होता है ना, इसको फिर हम क्लाउड का नाम दे देते हैं कि ये इंटरनेट की दुनिया आ गई है। यहाँ पे आपका डाटा डिफरेंट डिवाइसेस से घूम के दूसरी एक्सचेंज की तरफ जा रहा है। ठीक हो गया जी? जी सर। ठीक है। अब बेटा यहाँ पे उसने इसी बात को एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये सर्विस प्रोवाइडर है, यू इंटरफेस के थ्रू NT1 के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, NT1 जो है वो NT2 के साथ टी इंटरफेस के थ्रू कम्युनिकेट कर रही है। अब वो यहाँ पे उसको लोकल लूप आपको देखे नजर आ रहा है, वो कह रहा है कि यू इंटरफेस, यू के ऊपर लिखा हुआ है लोकल लूप, कि ये देखें एक्सचेंज और NT1 के दरमियान जो वायर लगी होती हैं इनको लोकल लूप कहते हैं, और लोकल लूप के ऊपर कौन सी कम्युनिकेशन होती है, यू इंटरफेस के थ्रू। अब NT1 और NT2 के दरमियान जो कम्युनिकेशन है वो टी इंटरफेस के थ्रू। NT2 अगर डायरेक्टली कम्युनिकेट करेगी TE1 के साथ तो S इंटरफेस के थ्रू करेगी, लेकिन अगर TE2 डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करेगी तो दरमियान में अडाप्टर लगा होगा। तो ये कह रहा है कि फिर NT2 जो है वो अडाप्टर के साथ S इंटरफेस के थ्रू और फिर अडाप्टर TE2 के साथ R इंटरफेस के थ्रू कम्युनिकेट करेगा। अब ये उसने एक होम के अंदर एक पिक्चर बना के दिखाई है किस किस तरह करके डिवाइसेज आ रही हैं। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे सेशन एंड होने लग गया, लास्ट मिनट चल रहा है। इसके बाद मैं दोबारा सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, आप अगेन ज्वाइन करेंगे तो चैप्टर नंबर 5 फ्रेम रिले वाला स्टार्ट करते हैं।